हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। तो बच्चे लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा अच्छे से चल रही होगी और आप ये हमारे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे लेक्चर नंबर 10 ऑफ क्लास 12 कॉन्वेंट्स की फ्री क्लासेस में। एंड बच्चे लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने जो है लेक्चर नंबर 9 तक अपने सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करा है, रिवाइज करा है, अपने नोट्स साथ के साथ अपने प्रिपेयर करते चले हैं। एंड तब आप ये लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है बच्चे लोग। एंड अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके पहले उन्हें कंप्लीट कीजिए, तब उस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन पे, सीधा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 1, जिसमें हमने मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड मेथड को समझा था और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे थे। बट लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था, तो उस टॉपिक के वैल्यू एडेड मेथड के कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो उनको आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ज्यादा कोई स्ट्रेस वाला काम नहीं है आज का, ज्यादा कोई समझने वाली चीज नहीं है। दो टॉपिक है, ठीक है, फटाफट उन्हें कंप्लीट करते हैं। देखो, हमने ना जैसे इनकम मेथड भी पढ़ा था, तो वहां पे ना इनकम मेथड के साथ साथ ना हमने उसके कुछ प्रिकॉशंस पढ़े थे कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। ऐसी वैल्यू एडेड मेथड में भी है। तो वैल्यू एडेड मेथड में भी ना कुछ प्रिकॉशंस आएंगे और आप ना देखोगे कि ज्यादातर प्रिकॉशन ना सेम ही है, जो इनकम मेथड में है वही आपको वैल्यू एड मेथड में मिलेगी, ठीक है। एंड वही आपको एक्सपेंडिचर मेथड में भी मिलेंगी, ठीक है। तो ज्यादा कोई चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रिकॉशन रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। अब सबसे पहले बात करेंगे कि क्या इंक्लूड करना होता है, देन बात करेंगे क्या इंक्लूड नहीं करना होता। तो देखो, अगर हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको जो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, यानी कि जो भी हमने कमीशन अर्न करा है ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, उसको जो है हम वैल्यू एडेड मेथड में कंसीडर करेंगे। अब इस चीज को ना मैंने जब इनकम मेथड के प्रोपोर्शन करे थे वहां पे भी पढ़ा था, क्योंकि ये पॉइंट वहां पे भी आया था कि अगर हम कोई भी सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज को अगर सेल करते हैं, मतलब नॉर्मली तो गुड्स की बात करेंगे इसमें, कि अगर हम कोई भी सेकंड हैंड गुड्स को सेल करते हैं एंड उससे होने वाली इनकम हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। बट अगर हमने कोई भी सेकंड हैंड गुड्स को सेल करने के लिए हमने कोई कमीशन पे करा है ना, कोई बीच में हमने ब्रोकर रखा था जिसको हमने कमीशन पे करा है, तो उसकी जो कमीशन होगी वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। एंड इसका रीजन ना मैंने आपको इनकम मेथड के जो प्रोपोर्शन कराए थे तो बहुत ज्यादा अच्छे से डीप में एक बार एक एग्जांपल के साथ समझाया था, तो आप एक बार उसे रेफर कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए। क्योंकि हर लेक्चर में एक ही चीज रिपीट करके लेक्चर को बड़ा करना कोई अच्छी बात तो है नहीं, ठीक है। तो कमी आप इतना याद रखो, कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ सेकंड हैंड सेल ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। अगर हमने कोई भी सेल एंड परचेज करी है सेकंड हैंड गुड्स की और उस पर अगर हमने कुछ कमीशन पे करा है तो वो हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। दूसरा कहता है ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू अकाउंट। अब देखो, काफी बार ऐसा होता है कि जो अगर कोई भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है जो कोई भी प्रोडक्शन कर रही है, तो उन्होंने अगर कुछ भी प्रोडक्शन करी है और वो खुद के लिए करी है, यानी कि उन्होंने वो खुद यूज करी है, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखो, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं मेरी कोई कार बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। मेरी फैक्ट्री में कार बनाई जाती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर होती है। अब मैंने क्या करा ना, जितनी कार मैन्युफैक्चर हो रही है, अब एक्चुअल में क्या होगा, वो मार्केट में सेल होनी चाहिए, बट मैंने क्या करा ना, उसमें से फॉर एग्जांपल एक दो कार ली और उन्हें ना अपने एम्प्लॉइज की सर्विस, एम्प्लॉइज के लिए लगा दिया कि यार एम्प्लॉइज को वो घर से पिकअप करेंगे और ऑफिस तक लेके आएंगे एंड ऑफिस से उन्हें घर छोड़ के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कार मार्केट में बिक सकती थी उनको मैंने यहाँ पे सेल्फ यूज में, यानी कि ओन, खुद के यूज के लिए लगा दिया, तो इसको बोल जाएगा ओन प्रोडक्शन। अब अगर वो जो कार थी मैं खुद के यूज के लिए ना लगाता तो मार्केट में वो बेची जाती और उनसे वैल्यू एडिशन होता, ठीक है। तो ये बोला जाएगा कि वो जो कार है उनकी जो वैल्यू मार्केट में ओन प्रोडक्शन के लिए जो मार्केट में उनकी वैल्यू हो सकती थी उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनका पर्पस क्या था, मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है। अगर हम उसे बेचने जाएंगे तो उनसे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन तो होगा ना कंट्री में, तो वो बात होती है, ठीक है, कि अगर हमने खुद के लिए प्रोडक्शन करी तो भी हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। अब इसके ऊपर में ना हमने इनकम मेथड के प्रिकॉशन पढ़ते टाइम बहुत ज्यादा डिस्कशन करा था कि अगर कोई भी मेरे पास अगर कोई घर है एंड अगर मैं उसमें खुद ही रहता हूँ, ठीक है, तो उस अगर मैं उस घर में नहा रहता तो उसमें से रेंटल इनकम जनरेट हो सकती थी, तो वो जो रेंटल इनकम होगी हम उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करते चलेंगे। इतना क्लियर हुआ कि हमारे वैल्यू एडिड के तीन प्रोपोर्शन क्या है जो इंक्लूड होने चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या इंक्लूड नहीं होनी चाहिए।
सबसे पहले आता है सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि अगर हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विस दी है और ऐसी सर्विस जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ की सर्विस। अब आपने घर में देखा होगा, आपकी जैसे अगर आपकी मदर है तो वो जितना भी काम करते हैं उनकी जो भी सर्विस है आप उन्हें मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी जो भी सर्विस होंगी उनकी वो सर्विस को हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे लोग। सेकंड आता है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। रीजन इतना है कि जो फाइनल गुड्स होते हैं डायरेक्ट उन्हीं की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाता है। अब थर्ड आता है वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, यानी कि अगर हमने सेल एंड परचेज करी है सेकंड हैंड गुड्स की तो उनसे जो भी इनकम हुई है या वैल्यू एडिशन हुआ है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने वही बात बताई ना कमीशन के टाइम पे कि अगर हमने सेकंड हैंड गुड्स को सेल परचेज करा है तो सेकंड हैंड गुड्स से जो भी इनकम या वैल्यू एडिशन हुआ है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। बट अगर हमने सेल परचेज करते टाइम सेकंड हैंड गुड्स को कोई कमीशन पे करा है बीच में तो उस कमीशन को हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जो भी सेकंड हैंड गुड्स है उसकी जो भी वैल्यू मार्केट में होनी चाहिए, ठीक है, वो उस ईयर की नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुकी होगी जिस ईयर में वो गुड्स जो है प्रोड्यूस हुआ था। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब देखो, हाँ, यहाँ पे आता है अच्छा पहले ना यहाँ तक आपको प्रिकॉशंस खत्म हुए होंगी कि क्या इंक्लूड होना चाहिए क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जो चीज आप पहले पढ़ चुके हो वो यहाँ पे रिपीट हो रही है, बट कोर्स का पार्ट है तो कराना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब आता है एक टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, और ये इंपॉर्टेंट है, इजी है, एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी इसलिए जाता है क्योंकि सिंपल है, ठीक है। अब ये टॉपिक क्या बोलता है कि अगर आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू आपने एक से ज्यादा बार नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दी तो सिंपल सी बात है आपका फाइनल आंसर गलत आएगा, आपकी फाइनल नेशनल इनकम गलत आएगी, ठीक है बच्चा लोग। तो ये होता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। रीड करते हैं एक बार, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इट अराइज व्हेन वैल्यू ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज कंसीडर्ड ट्वाइस और मोर देन ट्वाइस, यानी कि अगर हमने किसी भी हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं अगर उसमें से किसी भी एलिमेंट की वैल्यू एक से ज्यादा या दो तीन बार अगर इंक्लूड कर दी, मतलब एक से ज्यादा बार अगर इंक्लूड कर दी तो फाइनल आंसर गलत हो जाएगा, नेशनल इनकम गलत आ जाएगी। यही होता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब एग्जाम में ना डेफिनेशन तो चलो आप याद कर लोगे, एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसको ठीक कैसे करा जाए, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को ठीक करने के क्या क्या तरीके हैं। अब देखो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को ठीक करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, इसके लिए ना दो तरीके हैं, या तो क्या बोलते हैं वे ऑफ करेक्ट, वे टू करेक्ट प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सबसे पहला होता है फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड बोलता है कि जो भी आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं ना उनसे जो इनकम जनरेट हुई है आप सिर्फ उसको कंसीडर करो, ठीक है। जो भी आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनसे जो भी इनकम जनरेट हुई है आप सिर्फ उन्हीं को नेशनल इनकम में इंक्लूड करो और किसी को इंक्लूड मत ही करो, ठीक है। लाइक इनकम मेथड, इनकम मेथड में क्या होता है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से इनकम जनरेट हुई है हम उसको इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। दूसरा आता है वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड क्या बोलता है कि अपना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मत देखो, जो भी प्रोडक्ट है वो क्या होगा हर लेवल पे, यानी कि वो क्या कहते हैं फाइनल गुड्स बनने से पहले हर लेवल पे इंटरमीडिएट गुड्स रहा होगा काफी लेवल तक, तो आप हर लेवल पे होने वाला वैल्यू एडिशन ले लीजिए। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सेम एग्जांपल होगा, आपने देखा है वाला, हमारे पास ए पर्सन होता है, ठीक है, ए बी, ये क्या करता है बी, ए पर्सन जंगल से वुड वुड काट के लाता है, इसके पास वुड की वैल्यू 0 होगी। सेम एग्जांपल हम तीसरी बार देखने वाले हैं इसी यूनिट में, तो मैं इसे थोड़ा फास्ट करता हूँ। इसने ये बी को सेल करा कितने में 500 में, वैल्यू एडिशन हुआ 500 का। इसने सी को सेल करा कितने में 1000 में, वैल्यू एडिशन हुआ 500 का, 500 का। सी ने क्या करा डी को 1500, वैल्यू एडिशन हुआ 500 एंड डी ने करा ई को वैल्यू 2000 में, वैल्यू एडिशन हुआ 500। ई ने क्या करा अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो प्रोडक्ट को यूज करा। अब एक चीज देखो, जो फाइनल आउटपुट मेथड होगा ना वो क्या बोलेगा कि यार जो फाइनल गुड्स, क्योंकि ई ने तो इस प्रोडक्ट को जो भी प्रोडक्ट होगा यहाँ पे हमारे एग्जांपल में फर्नीचर चलता है उसको खुद के लिए यूज करा होगा कि ए ने लकड़ी खरीदी, वो जंगल से काट के लाया, एक्चुअल में तो उसे वो फ्री में ही पड़ी, ठीक है। तो उसने क्या करा बी आगे जो कारपेंटर था उसे 500 रुपए में सेल करी, यानी वैल्यू एडिशन 500। बी ने क्या करा आगे होलसेलर को सेल करी फर्नीचर में कन्वर्ट करके 1000 रुपए में, यानी कि वैल्यू एडिशन 500। सी ने डी को करा यानी कि जो रिटेलर है 1500 में, वैल्यू एडिशन 500 एंड डी ने ई जो फाइनल कंज्यूमर है उसको सेल करा। तो देखो फाइनल आउटपुट मेथड बोलता है जो फाइनल कंज्यूमर के पास जो गुड्स पहुंचे हैं, जो फाइनल गुड्स पहुंचे हैं आप उनकी वैल्यू को सीधा कंसीडर करो जो 2000 है,
वैल्यू एडिट मेथड क्या बोलता है कि आप फाइनल गुड्स को देखो ही मत, आप ना ऐसे जो एक एक गुड्स ना बहुत सारे प्रोसेस से होते हुए फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, तो आप हर प्रोसेस पे होने वाला वैल्यू एडिशन पकड़ो, तो वो भी तो 2000 ही आएगा ना। तो ये होता है वैल्यू एडिड मेथड। इतना क्लियर हुआ? आपको ना ये एग्जाम में टॉपिक पूछा जाता है, आराम से 3-4 नंबर में आ जाता है। अगर आता है, देखो अगर 3 नंबर में आता है ना, तो आप सिर्फ क्या करना, डेफिनेशन लिखना और सिर्फ ये कैसे करेक्ट करना, उनकी हेडिंग भी लिखोगे, काम चल जाएगा, ठीक है। बट अगर 4 नंबर में पूछ लिया, 5 नंबर में पूछ लिया ना, तो आपको इतना नहीं लिखना होगा। तो आप क्या करना, एक बार इसे मेंशन, डेफिनेशन लिखोगे, वे टू करेक्ट में हेडिंग लिखोगे, एंड फाइनल आउटपुट और वैल्यू एडिट मेथड के ऊपर ना आप दो दो 3-3 लाइन में कुछ ना कुछ लिख के आओगे। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, और वो आप कहाँ से लिखोगे, तो एक काम कीजिएगा, आप अपनी बुक्स ओपन कीजिएगा, आपके पास ना बुक में इनकी एक्सप्लेनेशन लिखी होगी, ठीक है। और बुक में ना बहुत सारी थ्योरी लिखोगी, तो आप क्या करना, देखना बुक में ना वो डेफिनेशन को पिंक कलर से या ब्लू कलर से हाईलाइट करके रखते हैं, तो आप वाली डेफिनेशन मार्क करके रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको वही लिखनी होगी। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? तो बच्चों लोग यहाँ पे हमारा वैल्यू एडिड मेथड भी खत्म हो जाता है। आज के लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों लोग। नेक्स्ट लेक्चर से जो है ना एक्सपेंडिचर मेथड को स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट ही लेक्चर में उसको कोशिश भी करेंगे खत्म भी हो जाए। अब आपको क्या करना है, आपका एक होमवर्क है कि मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन करके दिखाए थे कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं चलो, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है ना, कहीं भी डाउट आता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन है, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज एग्जाम में आपने अगर रट के चले गए ना कि ये प्रोसेस है क्वेश्चन सोल्व करने का, तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज एग्जाम में क्या होगा ना, मिक्स क्वेश्चन आएगा, आपको नहीं पता वैल्यू एडेड है, इनकम है या एक्सपेंडिचर। तो आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन, उतना आपको खुद से ही आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन वैल्यू एडेड है, इनकम मेथड है या एक्सपेंडिचर मेथड। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। यहाँ मैं 10 क्वेश्चन लाके करा दूंगा, एंड वो आप देख लोगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप वो क्वेश्चन खुद से लिख के ना करो। मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराया, तरीका बताया कैसे होगा, एंड वो 2 क्वेश्चन भी मैंने ऐसे लिए थे जिसमें ना सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। तो उस उनसे बाहर का, मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं होगा, बट जिस तरह से वो क्वेश्चन थे, उनके से बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो अपनी बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। एंड अब इस यूनिट को खत्म होने में आपसे 2 लेक्चर लगेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सपेंडिचर मेथड, एंड देन उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी के टॉपिक को खत्म कर देंगे, और ये यूनिट को रैप अप कर देंगे। यही एक यूनिट है जो सबसे ज्यादा बड़ी है। इसके बाद जो मनी बैंकिंग या बाकी यूनिट है, वो एक एक 2-2 लेक्चर की यूनिट है, ज्यादा उनमें टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे सीधा नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अगर कोई भी फीडबैक हो मेरे लिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपको जरूर छोड़िएगा, और आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे, सारी चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो चलो, मैं मिलूंगा आपको सीधा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।